Good evening, everyone. तो स्टार्ट किया जाए। आज का टॉपिक होगा वो आपको पता है टपल एंड डिक्शनरी। ये दो डेटा टाइप है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ था इसमें। और उसके बाद इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स, कुछ इनहेरिटेंस के टाइप्स तो सेम एज इट इज़ जावा के उसके जैसे सी प्लस प्लस के जैसे ही होते हैं। और उसके कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे जिससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो शुरू किया जाए। एग्ज़ाम की डेट भी आ गई। कुछ लोग इंतज़ार में होंगे कि डेट आगे बढ़े, बट डेट आगे बढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। प्रिपरेशन कभी भी ऐसा लगता है कि अधूरा ही है। अगर आप 5 साल से तैयारी कर रहे हैं तब भी लगता है कि अधूरा है। तो बेस्ट यही रहता है कि इस टाइम के दौरान ही आप अपने एफ़र्ट्स को लगाएँ और सभी चीज़ों पे ध्यान दें। नॉट ओनली किसी एक चीज़ पे स्टिक नहीं होना है कि नहीं यही, 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 ज़िद नहीं करना है। जैसे आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, 120 क्वेश्चन में आपसे नहीं बनता है, आप ज़िद लेकर के सोल्व करने लगे, नहीं ये तो मैं कर दूँगा, ये तो मेरे से हो जाएगा, ये हमने किया हुआ है। उस पे रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? तो वैसे ही देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो पढ़ना है। तो अब जैसे हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री में हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको हिस्ट्री का कुछ पार्ट नहीं समझ में आता हो, मतलब उनको मन ही नहीं कर रहा हो पढ़ने का। तो आप करंट अफेयर्स को पढ़ लीजिए, 5 क्वेश्चंस उसको पक्का कर लीजिए। जनरल अवेयरनेस ठीक कर लीजिए, जो ओवरऑल जीके होता है स्टैटिक पार्ट, जैसे नेशनल पार्क, एयरपोर्ट्स, लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट्स, लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड इम्पोर्टेंट डेज, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जिनकी निधन हुई है, इम्पोर्टेंट कुछ बुक्स आए हैं, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुए हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग उन चीज़ों पे फोकस करके लगाइए, ठीक है? एंड मैं बताऊंगा, अभी मेरा 7 तो एग्ज़ाम के दिन तक है, तो ये डेली वाइज कुछ ना कुछ एक दिन बताने से नहीं होता ना कि आज सारी बातें बता दे, थोड़ा-थोड़ा बताने का फ़ायदा होता है। आप लोग डेली वाइज कुछ ना कुछ करते रहिए, मतलब 1 घंटा आप टाइम, 1-2 घंटा बाँट दीजिए कि किसी सेक्शन को देना है, ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टपल्स की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे टपल और डेटाबेस का टपल दोनों अलग-अलग चीज़ है, लेकिन इसका भी काम है पाइथन का टू डील विद लॉट्स ऑफ डेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। उससे डील करने के लिए टपल्स, डिक्शनरी, ठीक है, लिस्ट, ये सब यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे टपल का एक जनरल किस तरीके से टपल को डिक्लेयर करते हैं। थोड़ा देर के लिए मैं आप लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को मैं छीन रहा हूं, ठीक है? तो यहां आप देखेंगे कॉमा सेपरेटेड ग्रुप्स ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड अ पाइथन टपल। जैसे यहां पे आप देखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर सुजुकी, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, स्कोडा, ये डेटा आइटम दिया हुआ है, इज अ टपल। इसको हम टपल कहेंगे, ठीक है? ये जो पार्टिकुलर चीज आपको दिखाया जा रहा है, ये क्या है? पाइथन टपल है, ठीक है? फीचर्स ऑफ पाइथन टपल।
टपल्स एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इम्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब है कि अगर इस वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया गया, ठीक है, एलिमेंट्स कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर दे आर जनरेटेड, उसके बाद इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो जो चेंज नहीं किया जा सकता है ये आपको समझ में आ गया है, इम्यूटेबल है। एंड जो चेंज किया जा सकता है वो क्या है, म्यूटेबल है। ठीक है, मीनिंग देयर एलिमेंट्स कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर दे आर जनरेटेड। Each element in a tuple has a specific order that will never change because tuples are ordered sequence. Ordered sequence का मतलब होता है कि आप टपल के सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। एक तो टपल को आप डिक्लेरेशन के बाद, इनिशियलाइजेशन के बाद, टपल इज इम्यूटेबल डेटा आइटम, मतलब इट इज डेटा एलिमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड, इवन उसके सीक्वेंस को भी चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस को यहाँ पे बिकॉज टपल्स आर ऑर्डर्ड सीक्वेंस एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। दो बात आपको समझ में आ गया कि टपल क्या इम्यूटेबल डेटा टाइप है और टपल क्या है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस है, मतलब सीक्वेंस भी चेंज नहीं हो सकता है। और ये एग्जांपल है टपल का। टपल मतलब क्या, एक डेटा एलिमेंट के कलेक्शन को हम टपल कहेंगे जब वो यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर हम इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम के हेल्प से आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्या है बेसिक टपल। ठीक है, यहां पर आप देखिए, दिख रहा होगा अब आपको, पाइथन प्रोग्राम टू शो हाउ टू क्रिएट ए टपल। यहां पर एक प्रोग्राम है जो टपल क्रिएट करने के बारे में आपसे डिस्कस किया जा रहा है। जैसे एम्प्टी टपल, ठीक है, एम्प्टी टपल इक्वल टू क्या कर लिया हमने, 0 फंक्शन यूज कर लिया। यहाँ पर नॉट फंक्शन, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, वैल्यू 0 असाइन कर लिया एम्प्टी टपल का। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट एम्प्टी टपल, ठीक है, इंट टपल इक्वल टू 4 6 8 10 12 14। ठीक है, इंटीजर टाइप का, इंटीजर डेटा टाइप, मतलब टपल कैन एक्सेप्ट इंटीजर ऑल्सो, स्ट्रिंग ऑल्सो, फ्लोट ऑल्सो। टपल कोई भी डेटा एलिमेंट को ले सकता है, ठीक है, स्टोर कर सकता है। प्रिंट टपल विद इंटीजर्स, इंट टपल। क्रिएटिंग अ टपल हैविंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। जैसे यहां पर एक मिक्स टपल कर लिया, मिक्स टपल इक्वल टू 4, और जहां पर स्ट्रिंग आया वहां पे डबल कोट लगा, ठीक है, एंड 11.2। तो ये हो गया एक टपल जो केवल इंटीजर डेटा एलिमेंट का एक टपल है। और ये जो टपल है इसमें इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी और फ्लोट भी है। ठीक है, प्रिंट टपल विद डिफरेंट डेटा टाइप्स, ये प्रिंट है। तो ये आप जानते हैं ये प्रिंट कमांड होता है। ठीक है, और यहाँ पर एम्प्टी टपल आपने क्रिएट कर लिया। क्रिएटिंग ए नेस्टेड टपल, नेस्टेड टपल का मतलब होता है टपल के अंदर टपल क्रिएट करना। ठीक है, पाइथन 4562, ठीक है, 8 2 एंड 4:5 6:2 8:2 5 3 5 6, प्रिंट नेस्टेड टपल, नेस्टेड टपल। तो यहाँ पर टपल विथ इंटीजर, ये आपको आउटपुट देगा, टपल विथ डिफरेंट डेटा टाइप्स, ठीक है, एंड नेस्टेड टपल। तो यहाँ पर टपल को कैसे क्रिएट किया जाता है एक जनरल आइडिया आपको मिल गया होगा। ठीक है, जो आगे कुछ चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपको। अब टपल जैसे क्रिएट हो गया, टपल में डिफरेंट डेटा आइटम्स, डिफरेंट डेटा एलिमेंट को हम स्टोर करने के लिए टपल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, सारे स्ट्रिंग डेटा टाइप यहाँ पर स्टोर हो सकता है। एक्सेसिंग टपल एलिमेंट्स, टपल ऑब्जेक्ट्स कैन बी एक्सेस्ड इन वैरायटी ऑफ वेज। एक है इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग के थ्रू उसे एक्सेस किया जा सकता है। इंडेक्सिंग, वी कैन यूज द इंडेक्स ऑपरेटर टू एक्सेस एन ऑब्जेक्ट इन अ टपल वेयर द इंडेक्स स्टार्ट्स एट 0। ठीक है, इसके लिए इंडेक्स ऑपरेटर यूज किया जाता है। अब यहां पर आप देखिए, वी कैन यूज ए इंडेक्स ऑपरेटर क्रिएटिंग अ टपल। यहां पर देखिए कैसे एक्सेस किया गया है। यहां पर टपल, टपल ये कुछ भी नाम आप दे दीजिए, यहां पर जरूरी नहीं कि टपल लिखना,
टपल का पता किससे चलता है, इससे पता चलेगा, ठीक है। पाइथन टपल ऑर्डर्ड कलेक्शन, ठीक है, यहाँ कोई भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। प्रिंट टपल ऑफ 0, प्रिंट टपल ऑफ 1, तो ये क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा इंडेक्स वैल्यू क्या हो गया पाइथन, और यहाँ पर टपल ऑफ 1 मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट 0 से एक्सेस होता है, 0 से स्टार्ट होता है, और सेकेंड एलिमेंट 1, तो ये आउटपुट ग्रुप में पाइथन और टपल आ जाएगा। तो इंडेक्स मतलब एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस किया जाता है, तो इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस किया जाता है, ठीक है। मतलब टपल नेम यूज करेंगे, टपल नेम जो आपने दिया हुआ है उसको यूज करेंगे, और उसके बाद सीधा क्या यूज करेंगे आप, डेटा एलिमेंट को 0 1 2 जैसे एरे में यूज करते हैं ऐसे यूज करेंगे, तो ये 0 1 2 3 4 ये एक्सेस करेगा, तो इसको कहा जाता है इंडेक्सिंग। तो टपल में इंडेक्सिंग क्या है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। आपके सामने टपल है, आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, टपल नेम विद इंडेक्स, डायरेक्ट आप इंडेक्स यहां पर दे सकते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। अब टपल को इंडेक्सिंग के अलावा एक और तरीका है, देयर आर 2 वेज टू एक्सेस डेटा एलिमेंट्स ऑफ टपल, एक इंडेक्सिंग है, दूसरा स्लाइसिंग है, ठीक है। इंडेक्सिंग में कैसे एक्सेस हुआ ये आपको पता चल गया, अब स्लाइसिंग की बात करते हैं। स्लाइसिंग में कॉलन यूज होता है, जैसे वहां पर यूज हो रहा था क्या, इंडेक्स ऑपरेटर के तौर पर इसका यूज हो रहा था, यहां पर यूज होता है कॉलन स्लाइसिंग में। जैसे टपल है टपल यहां पर देखिए, टपल जरूरी नहीं है लिखना, ये नेम ऑफ द टपल है, यहां पर T1 भी लिखा जा सकता है, आप समझ गए, T1 जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाए कि ये आपका टपल है, ठीक है। और यहां पर जैसे आप डेटा एलिमेंट लिखेंगे तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने स्ट्रिंग यहां पर दिया, कैरेक्टर दिया, तो आपको सीधा डबल कोट के अंदर इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। यूजिंग स्लाइसिंग टू एक्सेस एलिमेंट ऑफ द टपल, प्रिंट एलिमेंट बिटवीन इंडिसेस 1 and 3, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका यूजर डिफाइंड, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर XYZ कुछ भी लिखिए, इससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो प्रिंट करेगा आउटपुट में इस लाइन को। बट एक्चुअल रूप से क्या है कि ये जो यूज हो रहा है टपल, यहाँ पर फिर यूज करेंगे क्या, ये ब्रैकेट 1:3, 1:3, 1:3 का मतलब हो जाता है कि 1 और 3 के बीच में, ठीक है, 1 और 3 के बीच के एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो इसमें जो एलिमेंट है 1 और 3 के बीच में के जो एलिमेंट होगा उसको ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसके थ्रू आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं जिस एलिमेंट को चाहें, ठीक है, 1 और 3 के बीच में, ओके, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के बीच में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, एलिमेंट बिटवीन इंडिसेस 1 and 3। अब यहाँ पर 1 दिया तो ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया और 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड आ जाएगा। 1 और 3 के बीच में क्या है, सेकेंड एलिमेंट है, तो ये ऑर्डर्ड आ जाएगा। अब रिपीटेशन कैसे होता है टपल में, ठीक है, रिपीटेशन टपल्स इन पाइथन कोड, देखिए एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग एक बार थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ लीजिएगा रिवीजन में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। रिपीटेशन टपल्स इन पाइथन कोड, यहां पर रिपीटेशन ही नहीं, यहां पर कनकैटिनेशन भी यूज होता है। यहां पर जो ऑपरेटर काम करता है, कनकैटिनेशन, रिपीटेशन एंड मेंबरशिप, ये 3 ऑपरेटर काम करता है। अगर हम बात करें टपल ऑपरेटर की, तो कनकैटिनेशन, ठीक है, कनकैटिनेशन के लिए प्लस का यूज किया जाता है, रिपीटेशन के लिए किसका यूज किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है। मेंबरशिप का काम है कि अगर डेटा एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है तो ट्रू फॉल्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब एक तीसरा जो हो गया मेंबरशिप हो गया, मेंबरशिप जो ट्रू एंड फॉल्स बताता है, अगर डेटा प्रेजेंट है तो ट्रू, प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स। अगर हम यहां बात करें कि रिपीटेशन क्या है टपल्स में,
तो टपल यहाँ पर हमने ले लिया एक टपल सिंपल। टपल के एलिमेंट्स क्या है? पाइथन एंड टपल, ये टपल के एलिमेंट है। ठीक है, मान लीजिए एक्स भी हो सकता है, वाई भी, कुछ भी, ये हमने यहाँ पाइथन टपल लिया। प्रिंट ओरिजिनल टपल इज टपल, मतलब यहाँ पर प्रिंट करने के लिए सीधा आप इसको प्रिंट कमांड के अंदर आप क्या कर सकते हैं? टपल नेम को सीधा यहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, मतलब ये सेम नेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अंडरस्कोर यूज किया तो यहाँ पे अंडरस्कोर, तो सेम नेम जो होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ पर रिपीटिंग द टपल एलिमेंट्स, तो टपल इक्वल टू टपल इंटू 3, मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय 3, तो अपने आप क्या होगा? प्रिंट न्यू टपल इज टपल। तो आउटपुट के रूप में क्या आएगा? आउटपुट के रूप में देखिए, ओरिजिनल टपल क्या है? पाइथन और टपल है। न्यू टपल क्या आएगा? पाइथन टपल, पाइथन टपल, पाइथन टपल। मतलब ये क्या हो गया? डेटा एलिमेंट का रिपीटेशन हो गया। डेटा एलिमेंट्स का क्या हो गया? रिपीटेशन हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मेंबरशिप तो ट्रू फॉल्स ही आउटपुट के रूप में देता है, इसमें कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? इसमें ऑपरेटर यूज होता है इन। क्या यूज होता है? इसमें इन ऑपरेटर यूज किया जाता है। ठीक है, टपल मेथड्स की अगर हम बात करें तो यहां ज्यादा मेथड टपल्स के अंदर नहीं होता। ठीक है, टपल मेथड में अपने आप में, देखिए अपने आप में एक टपल मेथड खुद होता है। अपने आप में एक टपल मेथड होता है कि आप इसके यूज से एक टपल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर एक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में मेथड है। ये एक, बट टपल के अंदर मेथड्स कौन कौन से हैं? एक मेथड है काउंट मेथड। काउंट मेथड का काम क्या है? काउंट मेथड रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स गिवन इन द टपल। जैसे यहां पर टपल क्रिएट किया T1, तो टपल का नाम क्या है? यूजर डिफाइंड नेम है, मतलब नेम ऑफ टपल इज जस्ट लाइक वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, नेम ऑफ टपल इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल डिक्लेरेशन। एंड वैल्यूज आप यहां पर टपल का, अगर इंटीजर आप दे रहे हैं तो इस तरीके से आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, अगर आप स्ट्रिंग दे रहे हैं तो इस तरीके से डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो 0 1 5 6 7 2 2 4 2, ये यहां पर एक T1 टपल होगा, T2 टपल हो गया। ठीक है, काउंटिंग द अपीयरेंस ऑफ 2। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 का अपीयरेंस काउंट करना है टपल 1 से, T1 से, तो रिजल्ट इक्वल टू T1 डॉट काउंट फंक्शन को कॉल कर लीजिए। काउंट किसको काउंट करना है उसको बीच में रख दीजिए, काउंट 2। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो टपल क्रिएट कैसे करता है आपको पता चल गया। टपल का कोई भी नाम दे सकते हैं और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आप वैल्यू दे सकते हैं। इंटीजर दीजिए, कैरेक्टर दीजिए, मिक्स टपल बना सकते हैं, या इंटीजर या फ्लोट या मिक्स टपल। आप चाहें तो इंटीजर साथ में आप यहाँ कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, तो मिक्स टपल इज पॉसिबल। काउंट फंक्शन कैसे काम करता है? जैसे यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू T1 डॉट काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसको पाइथन का लाइब्रेरी अंडरस्टैंड कर जाएगा। और 2 यहाँ पर किसके रिपीटेशन को काउंट करना है? 2 के। तो इसमें ये देखेगा कि 2 कितनी बार आया है, तो 2 यहाँ पर कितनी बार आया है? 2 2 4 1 5 बार। ठीक है, तो आउटपुट के रूप में क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पर हम दे दिया प्रिंट काउंट 2 इन T1 इज, यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट करना है तो यहाँ पर क्या दे दिया? रिजल्ट यहाँ पर असाइन हो गया, यहाँ पे RES। तो यहाँ पर काउंट ऑफ 2 इन T1 इज 5, ये आउटपुट आ गया। सिमिलरली काउंटिंग द अपीयरेंस ऑफ जावा इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट इक्वल टू T2 डॉट काउंट जावा। तो यहाँ पर सेम जो है आपने वेरिएबल रिजल्ट डिक्लेयर कर लिया और T2 डॉट काउंट, तो इसमें क्या होगा? आउटपुट के रूप में क्या आएगा? आउटपुट के रूप में जावा इसमें कितनी बार है? तो 2 बार है, तो ये 2 बार प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से डेटा को
काउंट मेथड के थ्रू काउंट किया जा सकता है, डेटा एलिमेंट के को काउंट किया जा सकता है कि एलिमेंट यहां पर कितनी बार आया है। ठीक है, और उसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ और फंक्शंस जैसे, तो टपल में फंक्शंस जो है वो एक फंक्शन है इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स इंडेक्स क्या करेगा, सपोज आपको इसी का इंडेक्स निकालना है। ठीक है, तो इंडेक्स का मतलब कि वैल्यू एलिमेंट किस पोजीशन पर प्रेजेंट है। इंडेक्स का मतलब यही होता है ना कि इंडेक्स ऑफ 0 1 2 3 4 जीरो से स्टार्ट होता है। तो यहां पर अगर हम इंडेक्स फंक्शन की बात करें तो क्या करेगा, उसके इंडेक्स को बता देगा। अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं T1 डॉट इंडेक्स ऑफ, आप चाहते हैं किसका, 6 का, तो यहां पर आउटपुट के रूप में क्या आ जाएगा, 0 1 2 3, आउटपुट के रूप में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इंडेक्स पोजीशन कितना है किसका, तो 6 का, तो 3 है, तो इट विल रिटर्न द इंडेक्स नंबर ऑफ द एलिमेंट। इस तरीके से फंक्शंस कुछ और भी हैं, जैसे यहाँ पर बिल्ट इन के रूप में दो ही फंक्शन होता है, एक होता है आपका बिल्ट इन में काउंट और दूसरा इंडेक्स। ठीक है, बाकी जो मेथड्स हैं कुछ और भी मेथड्स होते हैं जिनका यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये सपोर्टेड है। टपल ऑपरेटर्स आपने देख लिया, अब हम बात करते हैं डिक्शनरीज की। डिक्शनरी आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन की एंड वैल्यू। की और वैल्यू का मतलब होता है कि कोई पार्टिकुलर आपने ऑब्जेक्ट यूज किया है, यूनिक एलिमेंट यूज किया और उसके वैल्यू को आप चाहते हैं, जैसे नेम इक्वल टू राम, तो नेम इज अ की और उसका वैल्यू क्या हो गया, राम। सिमिलरली एज इक्वल टू 20, तो एज एक यूनिक वैल्यू, मतलब एज क्या हो गया, एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गया जिसका वैल्यू क्या हुआ, 20। तो यहां पर उसको हम कहते हैं की, डिक्शनरी में क्या कहते हैं, इसे की कहते हैं। डिक्शनरी आर यूज टू की डेटा वैल्यूज इन की वैल्यू पेयर्स। ये हमेशा वैल्यू को पेयर में स्टोर करता है, आगे समझ में आएगा आपको। डिक्शनरी इज अ कलेक्शन which is ordered, changeable and do not allow duplicates। ordered का मतलब होता है कि सीक्वेंस में, उसके सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते। which is ordered, changeable and do not allow duplicates। changeable मतलब डेटा एलिमेंट को चेंज किया जा सकता है, एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करता है। यहां पर एक चीज देखना है, पाइथन का जो वर्जन है 3.7, डिक्शनरी आर ऑर्डर्ड, बट इन पाइथन 3.6 एंड अर्लियर डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड। मतलब पहले अनऑर्डर्ड था, अब ये क्या है, ऑर्डर्ड है न्यू वर्जन में। डिक्शनरीज आर रिटन विद कर्ली ब्रैकेट्स एंड हैव कीज एंड वैल्यूज। डिक्शनरीज क्या है, रिटन विद कर्ली ब्रैकेट्स एंड हैव कीज एंड वैल्यूज। तो कर्ली ब्रैकेट का इसमें यूज किया जाएगा और उसमें क्या स्टोर होगा, की एंड वैल्यूज। कैसे होगा स्टोर, यहां पर देखिए, जैसे एक यहां पर आपके सामने डिक्शनरी है, डिक्शनरी यहां पर क्रिएट किया गया है। देखिए डेटा कलेक्शन के ये सारे टाइप्स हैं, टाइप्स डेटा कलेक्शन। यहाँ पे एक बात मैं और आपको बताता हूं कि ये जो भी चीजें हैं, एक बार तो इसको रीड कर लीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह हमने किया है और भी करेंगे, उसके बाद बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, मतलब रटने वाला रटने से तो होगा नहीं ये। ठीक है, एक बार अपना काम करके आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे मैंने बताया, क्योंकि अब समय नहीं है कि एक जगह पर आप बहुत ज्यादा समय गंवाएं। देखिए दिस डिक्ट, यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट किया गया है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिक्शनरी होता है। ठीक है, डेटा एलिमेंट का की और वैल्यू, मतलब कि आप किसी भी एंटिटी, मतलब के एट्रीब्यूट का वैल्यू दे रहे हैं, जैसे डेटाबेस में होता है ना कि जैसे एट्रीब्यूट का वैल्यू असाइन कर रहे हैं कि नेम इक्वल टू दिस, एज इक्वल टू दिस, ऑल दीज आर एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर वो क्या है, जस्ट लाइक एट्रीब्यूट्स ही है, जिसको की कहा जाता है। ठीक है, डिक्शनरी में क्या है,
डिक्शनरी में जैसे हम डेटाबेस में एट्रीब्यूट कहते हैं, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम ये कहते हैं डिक्शनरी की की, जैसे यहाँ पर ब्रांड, बैच, ईयर। अब ये जो है आप जो डिक्लेयर करेंगे वो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अड्डा 24/7 बीपीएससी 2023 और दिस डिक्ट इज द यूजर डिफाइंड नेम ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी का यूजर डिफाइंड नेम है। प्रिंट दिस डिक्ट मतलब प्रिंट कमांड के अंदर, प्रिंट मेथड के अंदर आप क्या कर रहे हो, जो डिक्शनरी का नाम आपने दिया है वो यहां सेम होना चाहिए, तभी वो कॉल करेगा, ठीक है। तो जब आउटपुट आएगा तो आप देखेंगे क्या आएगा, आउटपुट करली ब्रैकेट के अंदर आएगा, क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर ही डिक्शनरी क्रिएट होता है। तो ब्रांड, यहाँ पर देखिए ब्रांड का वैल्यू, ब्रांड का वैल्यू तो अड्डा 24/7, बैच का वैल्यू तो बीपीएससी, ईयर का वैल्यू 2023। तो इस तरीके से डिक्शनरी क्रिएट होता है, ठीक है। इस तरीके से डिक्शनरी आपका क्रिएट हो गया। अब देखिए टपल क्रिएट करना, लिस्ट क्रिएट करना, एवरीथिंग इज अ वेरी सिंपल कि ऐसे क्रिएट हो गया, बट उसका क्रिएट करने का मतलब ये है कि डेटा कलेक्शन करना है। और जब डेटा कलेक्शन करना है तो देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स अप्लाई करना उस पे, कि डेटा एलिमेंट के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे मेथड्स जो हैं वो आपको यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। डिक्शनरी का लेंथ निकालना हो तो सिंपली देखिए, लेंथ फंक्शन जो है वो हर जगह यूज होता है, चाहे वो डिक्शनरी का लेंथ हो, स्ट्रिंग का लेंथ हो, टपल का लेंथ हो। तो len जो यहाँ पर काम करता है, len किस फंक्शन का आप यूज करते हैं लेंथ के लिए, तो len फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा डिक्शनरी कैसे क्रिएट होता है, ये आपको पता चल गया। डिक्शनरी नेम, उसका वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दिया, ओके। और यहाँ पर अगर वैल्यू असाइन कर दे, फिर इसे क्लोज करना है, डिक्शनरी को ओपन करना और क्या करना है, क्लोज करना है। प्रिंट आप जानते हैं, प्रिंट इज सिंपल, प्रिंट आउटपुट के लिए प्रिंट मेथड डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर लेंथ फंक्शन यूज कर लिया, लेंथ किसका निकालना है, तो दिस डिक्ट, ठीक है, पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर लेंथ क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर लेंथ आपके सामने निकल जाएगा, आउटपुट के रूप में क्या आ जाएगा, लेंथ इक्वल टू 3। तो ये आउटपुट आ जाएगा क्या, लेंथ इक्वल टू 3, बिकॉज 1, 2 एंड 3 मतलब 3 की वैल्यू पेयर्स आर देयर इन पार्टिकुलर डिक्शनरी, ठीक है। तो लेंथ फंक्शन ऐसे काम करेगा, ओके। और डिक्शनरी के अगर हम बात करें मेथड्स के बारे में, जो डिक्शनरी के साथ क्या करता है, काम करता है, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये डिक्ट मेथड जो है एज ए कंस्ट्रक्टर यूज किया जाता है डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू यूज द कंस्ट्रक्टर टू मेक डिक्शनरी। जैसे सिंपली डिक्शनरी क्रिएट करने के दिस डिक्ट इक्वल टू डिक्ट। अब पहले क्या था कि आपने ऐसा कोई मेथड यूज नहीं किया, तो सिंपली करली ब्रैकेट के अंदर आप डिक्शनरी डिक्लेयर कर सकते थे और डिक्शनरी का नाम, यहाँ पर क्या करेंगे, डिक्शनरी का नाम तो देंगे, यहाँ पर डिक्ट मेथड यूज किया है, ठीक है। नेम इक्वल टू रवि, एज 20, कंट्री इंडिया, प्रिंट दिस डिक्ट। तो ये भी डिक्शनरी ही क्रिएट हुआ है। यहाँ पर करली ब्रैकेट का यूज नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डिक्ट जो है एक कंस्ट्रक्टर है जो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब कंस्ट्रक्टर इज जस्ट लाइक क्या है, एक मेथड है, ठीक है। ये भी एक क्या है, मेथड है। तो दो मेथड आपने देखा, एक लेंथ निकालने के लिए लेंथ, ठीक है, लेन आप फंक्शन मेथड यूज कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर डिक्ट, डिक्ट कंस्ट्रक्टर का क्या यूज है। और उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनका अलग अलग यूज है अकॉर्डिंग टू यूज, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक क्लियर होता है, ठीक है। क्लियर क्या करता है, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी। रिमूव मेथड क्या करता है, डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स को रिमूव करता है। कॉपी क्या करता है, कॉपी ऑफ द डिक्शनरी, जो डिक्शनरी है उसका कॉपी आपको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा।
फ्रॉम कीज रिटर्न्स अ डिक्शनरी विद द स्पेसिफाइड कीज एंड वैल्यू। रिटर्न अ डिक्शनरी विद द स्पेसिफाइड कीज एंड वैल्यू का मतलब होता है कि अगर आप उस डिक्शनरी के किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को चाहते हैं तो वो एलिमेंट आपको रिटर्न कर देगा फ्रॉम कीज। गेट रिटर्न द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड की, ठीक है। आइटम्स रिटर्न द लिस्ट कंटेनिंग अ टपल फॉर ईच की वैल्यू पेयर। कीज रिटर्न अ लिस्ट कंटेनिंग द डिक्शनरी कीज। पॉप रिमूव्स द एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड की। पॉप आइटम रिमूव्स द लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर। यहाँ पर सेट डिफॉल्ट अपडेट वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज क्या कर रहा है, रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के सभी वैल्यूज को एक साथ क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, उसके लिस्ट को रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर वैल्यूज, ये फंक्शंस इसके मेथड्स हैं। अगर आप चाहेंगे तो ये एक एक मेथड जो है आप इजीली, आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस करके देखना कि कैसे आउटपुट आ रहा है तो वो सब देख सकते हैं। वो तो किसी भी इसके कंपाइलर पे जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है उस पर आप कर सकते हैं। हमने कुछ का यहाँ पर चेक भी किया है। जैसे यहाँ पर देखिए क्लियर मेथड जो है, यहाँ पर क्लियर मेथड सबसे पहले डिक्शनरी एक है यहाँ पर, उसका नाम है कार। करली ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू की और वैल्यू की ब्रांड है फोर्ड, मॉडल XYZ, ईयर 2023। कार डॉट क्लियर प्रिंट कार। कार डॉट क्लियर जब यहाँ पर रन होगा तो इसका आउटपुट आप जानते हैं क्या आएगा, इस डिक्शनरी को क्लियर कर देगा। क्लियर कर देगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आउटपुट के रूप में केवल एक एम्प्टी वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से, इसी तरीके से फंक्शंस आप चेक कर सकते हैं। और हालांकि इसमें ओके, तो हम लोग अब अगले टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं। मतलब इसी चैप्टर के अंदर आगे हम बढ़ेंगे, वो होगा इनहेरिटेंस, ठीक है। अब देखिए इनहेरिटेंस अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इनहेरिटेंस के अगर हम टाइप्स की, प्रिंट कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसको समझिए थोड़ा। चलिए आपको कौन सा आउटपुट देखना है मैं बता दूं। डिक्ट क्या है रविंदर कुमार जी, डिक्ट एक कंस्ट्रक्टर है, एक मेथड है जो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। दैट इज अनदर वे टू क्रिएट अ डिक्शनरी।
ओके, तो यहां पर आप देखिए, आगे चलिए आप लोग इसका रिवीजन करते रहिएगा। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इज जस्ट लाइक अदर लैंग्वेजेस। यहाँ पर किसी ने कमेंट किया था कि सर पाइथन तो पहले इतने दिन से आप करा देते, हम लोग रिवीजन कर लेते। देखिए, रिवीजन कर लेते नहीं करते, हर चीज का रिवीजन करना है। आप अपना काम दूसरे पे मत थोपिए, वो आपका काम है, आप समय निकालिए और करिए, ठीक है। और इनहेरिटेंस है, अब टाइप तो ये तो पहले से पढ़ा हुआ है, बस यहाँ पर क्या है कि सिंटेक्स को देखना है कि सिंटेक्स क्या है, ठीक है। विवेक सागर जी, कौन सा आउटपुट गलत है बताइए तो सही, कौन सा आउटपुट गलत है विवेक जी बताइए। देखिए, हमने ज्यादातर आउटपुट तो चेक करके यहाँ पर दिया है, ठीक है, ज्यादातर आउटपुट हमने चेक करके दिया है, बट फिर भी अगर आपको लगता है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। डिक्शनरी में यूजर से आउटपुट ले सकते हैं क्या? यूजर से आउटपुट क्यों लेंगे, इनपुट लेंगे ना। बिल्कुल ले सकते हैं, अगर इनपुट नहीं लेंगे तो फायदा क्या है। यहां देखिए, टाइप्स ऑफ पाइथन इनहेरिटेंस: सिंगल, मल्टीपल, मल्टीलेवल, हायरार्किकल और हाइब्रिड। हाइब्रिड अपने आप में कोई टाइप नहीं होता है, हाइब्रिड कोई टाइप नहीं होता है, टाइप तो ये चार ही होता है। बट अगर कोई भी दो, अगर आप इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं एक सेम प्रोग्राम के अंदर, तो वहां पर वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आप दो इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप मल्टी लेबल भी यूज कर रहे हैं और मल्टीपल भी यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, हाइब्रिड हो जाता है, जैसे C++ में हमने बताया अभी तक एक प्रोग्राम के माध्यम से, ठीक है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या है, जैसे कोई क्लास ए है और क्लास बी है, ये सिंगल लेवल हो गया। मल्टी लेवल क्या हो गया, ए बी सी, ये मल्टी लेवल हो गया। मल्टीपल क्या हो गया, अगर कोई डिराइव्ड क्लास मोर देन वन पेरेंट क्लास से क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल क्या हो गया, हायरार्किकल यहां पर अ चाइल्ड क्लास हैविंग द प्रॉपर्टी और डिराइव्ड द प्रॉपर्टी ऑफ मोर देन वन बेस क्लास, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल क्या हो गया, व्हेन देयर इज अ पेरेंट क्लास एंड मोर देन वन चाइल्ड क्लास, ठीक है, बी एंड सी, तो ये हायरार्किकल हो गया। हाइब्रिड किसी भी दो का यूज करना हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। अब प्रोग्राम्स के थ्रू हमें इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखना है, टाइप्स क्या है कैसे, ये आप लोगों ने उप्स में पूरा कॉन्सेप्ट करा किया हुआ है। अब सिंगल लेवल में क्या है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एक बेस क्लास है, क्लास पेरेंट। क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं आपको पता है, क्लास कीवर्ड है, पेरेंट यहाँ पर कॉलन यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डेफ फंक्शन सेल्फ, यहाँ पर सेल्फ की यूज करते हैं, सेल्फ यूज करते हैं कि ये जो होता है यहाँ पर पाइथन के प्रोग्राम में वैल्यू को, ये एक इंस्टेंस के रूप में काम करता है। ये जो सेल्फ जो है, ये क्या क्लास के इंस्टेंस के रूप में काम करता है सेल्फ, ओके, इसलिए सेल्फ को यूज किया जाता है। अगर आप इसका यूज नहीं करेंगे तो ये जो होगा इसमें एरर आएगा, सिंटेक्स एरर, ठीक है। प्रिंट दिस फंक्शन इज इन पेरेंट क्लास,
मतलब ये एक प्रिंट के लिए हमने यूज कर लिया कि अगर ऐसा होगा जब इसको कॉल किया जाएगा इस फंक्शन को, तो ये आपका प्रिंट करेगा। डिराइव्ड क्लास कैसे डिराइव करते हैं, मैं पिछले 2 दिनों में भी बताया था आपको कि क्लास चाइल्ड जो डिराइव कर रहा है उसका नाम यहाँ ब्रैकेट में पेरेंट और यहाँ कॉलन यूज करेंगे। तो ये जो है यहाँ पर क्लास क्या हो रहा है, पेरेंट क्लास का एक क्लास डिराइव हो रहा है पेरेंट क्लास से, वो चाइल्ड क्लास है। ठीक है, तो क्लास पेरेंट यहाँ फंक्शन एक यूज कर लिया, फर्स्ट फंक्शन है, यहाँ पर एक क्लास डिराइव कर लिया और यहाँ पर डेफ फंक्शन टू सेल्फ, दिस फंक्शन इज इन चाइल्ड क्लास। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो सीधा ऑब्जेक्ट इक्वल टू चाइल्ड। ठीक है, इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन 1। अब चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से अब पेरेंट क्लास के फंक्शन को भी कॉल किया जा सकता है और चाइल्ड क्लास के फंक्शन को भी कॉल किया जा सकता है। यही तो कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, कि एक्सेसिंग द मेंबर्स फंक्शंस वेरिएबल्स ऑफ द बेस क्लास। तो यहाँ आपने क्या किया, देखिए यहाँ पे चाइल्ड जो क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, मतलब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मतलब डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इससे आप इस फंक्शन को भी कॉल कर रहे हैं और इस फंक्शन को भी कॉल कर रहे हैं। ठीक है, जब दोनों फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, आउटपुट यही आएगा, ये आएगा प्रिंट दिस फंक्शन इज इन पेरेंट क्लास, दिस फंक्शन इज इन चाइल्ड क्लास। तो ये हो गया आपका एक सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस मान लीजिए कि अगर इस क्लास से एक और क्लास यहाँ डिराइव होता, ठीक है, जैसे क्लास ग्रांड चाइल्ड और ब्रैकेट में चाइल्ड, तो इससे क्या होता है, एक और क्लास डिराइव होता, तो लेवल क्या बन जाता है, ये सिंगल लेवल बना और वो मल्टी लेवल बन जाता। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। फिर यहां पर देखिए सीधा हम बात करेंगे, क्योंकि मल्टी लेवल आप समझ गए। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, जैसे यहां पर एक बेस क्लास यूज किया हमने, क्लास मदर, तो क्लास मदर इज अ बेस क्लास। मदर नेम इक्वल टू यहां पर एम्प्टी हमने क्या कर लिया, एम्प्टी स्ट्रिंग यूज कर लिया। ठीक है, डेफ मदर सेल्फ, मतलब ये एक फंक्शन हो गया, प्रिंट सेल्फ डॉट मदर नेम। ठीक है, सेल्फ डॉट मदर नेम। ठीक है, यहां पर बेस क्लास 2 यूज किया, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हेन देयर इज मोर देन वन बेस क्लास एंड वन चाइल्ड क्लास, इसी को हम कहेंगे मल्टीपल। मतलब सी इज एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी। तो बेस क्लास 2 क्या है यहाँ पे, क्लास फादर, फादर नेम इक्वल टू दिस, यहाँ पर डेफ फादर सेल्फ प्रिंट सेल्फ डॉट फादर नेम। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रिंट सेल्फ डॉट फादर नेम करना है, बट यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यू पास करेंगे बाद में। डिराइव्ड क्लास, क्लास सन, ठीक है, क्लास सन एक डिराइव्ड क्लास है जो 2 क्लास को डिराइव कर रहा है। तो 2 क्लास को डिराइव करने के लिए कैसे यूज होगा, मदर कॉमा फादर। तो यहां पर कॉमा यूज करके 2 क्लास को डिराइव किया गया, यहां पर कॉलन यूज हुआ। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ डिराइविंग मोर देन वन क्लास। ठीक है, मोर देन वन क्लास। ठीक है, यहां पर 2 क्लास डिराइव हुआ, मदर और फादर, 2 बेस क्लास है। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर एक फंक्शन यूज किया गया, पेरेंट सेल्फ प्रिंट फादर सेल्फ डॉट फादर नेम, मदर सेल्फ डॉट मदर नेम। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे S1 इक्वल टू सन, यहां पर क्या किया गया, S1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। S1 यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास सन। ठीक है, S1 डॉट फादर नेम इक्वल टू राम, S1 डॉट मदर नेम इक्वल टू सीता। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट क्या किया, वैल्यू पास कर दिया गया। अब S1 डॉट पेरेंट्स कॉल कर दिया, S1 डॉट पेरेंट्स फंक्शन जो यहाँ पर आप कॉल करेंगे। ठीक है, तो S1 डॉट फादर नेम सीधा क्या होगा, वो फंक्शन कॉल हो जाएगा और वैल्यू जो है पैरामीटर भी पास हो जाएगा। और इसी से S1 ऑब्जेक्ट से, मतलब ये ऑब्जेक्ट किसका है, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से इसको भी कॉल किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है, और इसको भी, इस क्लास को भी एक्सेस किया जा सकता है। यही तो करना है,
डिराइव्ड क्लास के हेल्प से दोनों बेस क्लास के फंक्शन को एक्सेस करिए या वेरिएबल को एक्सेस करिए, दोनों आप एक्सेस कर सकते हैं। तो और कॉल कर सकते हैं इवन सारे फंक्शंस को। दिस इज द मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आपके इनपुट को लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या है। अब हायरार्किकल में क्या होता है कि एक ही बेस क्लास है और मोर देन वन डिराइव्ड क्लास है। ठीक है, एक ही बेस क्लास है और मोर देन वन डिराइव्ड क्लास है। तो बेस क्लास यहाँ पर क्या है, क्लास पेरेंट, यहाँ पर फंक्शन वन, प्रिंट दिस फंक्शन इज इन पेरेंट क्लास। ठीक है, डिराइव्ड क्लास वन क्या है, क्लास चाइल्ड वन पेरेंट। ठीक उसी प्रकार से इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, यहाँ पर दो क्लास डिराइव हो गया, एक यहाँ पर, लेकिन किससे डिराइव हो रहा है, पेरेंट क्लास से। तो पेरेंट से एक चाइल्ड वन डिराइव हुआ और क्लास चाइल्ड टू पेरेंट से ही चाइल्ड टू, मतलब दो चाइल्ड क्या हुआ। अब यहाँ पर देखिए चाइल्ड क्लास से यहाँ पर क्या हुआ, चाइल्ड वन क्लास से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ चाइल्ड टू क्लास से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन वन, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन वन क्या हो रहा है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट वन किसका है, ऑब्जेक्ट वन किस क्लास का है, चाइल्ड वन क्लास का है। ठीक है, और यहाँ पर इसके थ्रू फंक्शन वन को कॉल कर लिया गया, मतलब ये जो चाइल्ड क्लास है ये पेरेंट क्लास के मेंबर मतलब फंक्शंस मेथड्स को यूज कर सकता है, साथ में वो अपना कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट वन, फंक्शन वन और फंक्शन टू। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे चाइल्ड, दूसरा चाइल्ड क्लास का फंक्शन है फंक्शन थ्री। तो चाइल्ड जो सेकंड चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट टू, वो क्या कर सकता है, एक तो पेरेंट मतलब अपने बेस क्लास के फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, कॉल कर सकता है, और या तो अपना कर सकता है। मतलब चाइल्ड टू क्लास का जो आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट टू है, ऑब्जेक्ट टू फंक्शन वन को यहाँ पर फंक्शन टू को कॉल नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा फंक्शन वन और फंक्शन थ्री को कॉल कर रहा है, मतलब एक जो उसका अपना है और एक उसके बेस क्लास का है, तो वो बेस क्लास के प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है। तो एक क्लास है जिसके प्रॉपर्टी को दो क्लास एक्सेस कर रहे हैं, एक चाइल्ड वन, दूसरा चाइल्ड टू। चाइल्ड वन किसके हेल्प से एक्सेस कर रहा है, वो अपने ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकता है, और चाइल्ड टू वो अपने ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि चाइल्ड टू क्लास जो मतलब चाइल्ड टू क्लास है वो चाइल्ड वन क्लास के फंक्शन को कॉल किया जा सकता है उसके ऑब्जेक्ट से, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इस कोड का ध्यान रखना है। हालांकि अब देखने वाली बात है कि आपके एग्जाम की क्वेश्चंस में सब कुछ है, टोटल इंक्लूड है, तो कहाँ कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये सब भविष्य के ऊपर छोड़ देना चाहिए फिलहाल के लिए। कोडिंग आ सकता है, छोटा मोटा कोड आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल जरूरी है सेल्फ का यूज करना। सेल्फ एक इंस्टेंस ऑफ क्लास है। सेल्फ क्या है, इंस्टेंस ऑफ क्लास है। कोड नहीं याद रखना पड़ेगा, सिंटेक्स तो आपको याद हो ही गया, सिंटेक्स देख के तो पता चल गया क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब तो आएगा ना, मेन वही है। देखिए अगर हम लोग इतना मतलब देखिए अगर इतना आपने कर लिया तो क्वेश्चंस तो पकड़ में आ ही जाएगा, जैसे क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, आइडेंटिफाई तो आप कर लेंगे। देखिए अब लैंग्वेज सीखना, आप में से ऑनेस्टली बताइए कि अगर हम किसी एक लैंग्वेज को ठीक से सीखना चाहें, ठीक है, मतलब हो सकता है कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, आप भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूं कि एक लैंग्वेज सीखना हो जावा, तो कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक एक कोड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा।
एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, जब आप एक एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो हमें उस ओवरऑल एक नॉलेज से मतलब होता है, ना कि एक एक महीने में हम उसको परफेक्ट हो जाएंगे। आप भी जानते हैं पाइथन में जितने सिंटैक्सेस हैं, जितनी चीजें हैं, वो कितना भी कोई एफर्ट लगाएगा तो 3-4 महीना तो लग जाएगा पूरे तरीके से सीखने के परफेक्ट बनने में। तो इतना समय तो एग्जाम में समय नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं एक चीज और कर रहा हूं कि देखिए, मेंटरशिप का मतलब होता है कि ये सारी चीजें आपको पता है कि लैंग्वेज के लिए W3 स्कूल्स है। तो W3 स्कूल्स पर आप जाएंगे तो सारे लगभग लगभग ये कोडिंग ओरिएंटेड चीजें वहां पर है। थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा एफर्ट लगाना तो आधा 1 घंटा वहां समय दे दीजिए, ठीक है। 1-2 घंटा, 1 घंटा समय दीजिए, उस लैंग्वेज के पॉइंट्स को निकाल करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां पे, क्योंकि वो सीधा देता है प्रैक्टिस करने का। तो यहाँ पर देखिए, जिसको नहीं समझ में आया थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। 1 सेकंड मुझे समय दीजिए, ठीक है, 1 सेकंड। ओके। यहाँ पर एक कंफ्यूजन आप लोगों का था कि यहाँ हमने सेल्फ क्यों यूज किया। देखिए, यहाँ पे सेल्फ हमने इसलिए यूज किया कि सेल्फ यहाँ पर हमने एक इंस्टेंस के तौर पे यूज किया। किसके इंस्टेंस के तौर पे यूज किया? हमने इस क्लास के इंस्टेंस के तौर पर यूज किया। अगर हम चाहें यहाँ पे, ठीक है, अगर हम चाहें यहाँ पे तो हम यहाँ ये यूजर डिफाइंड है, ठीक है। इंस्टेंस क्या है? यूजर डिफाइंड है। तो यहाँ पर यूजर डिफाइंड नेम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूजर डिफाइंड नेम यहां पर हम यूज कर सकते हैं, ओके। ठीक है, यहां पे आप यूजर डिफाइंड नेम यूज कर सकते हैं, जैसे यहां सिंपली एस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो यूज करते हैं वो अपने आप क्या हो जाता है, वो इंस्टेंस हो जाता है। क्लास का क्या हो जाता है, एक इंस्टेंस के तौर पे, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे वर्क करता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ब्रेक देन क्वेश्चन।
एक काम करिए, इसका आंसर बता देता हूं, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक रहेगा। इज पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड? ठीक है, पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। ऑप्शन 1 इज राइट। ठीक है, ब्रेक 5 मिनट का, उसके बाद हम करते हैं। ओके, तब तक के लिए आपको भी मैं रेस्ट देता हूं। तब तक के लिए आपको भी मैंने रेस्ट दे दिया। 5 मिनट के बाद करेंगे।
आज ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। What is the order of namespaces in which Python looks for an identifier? Three, Python first searches the local namespace, then global, and then finally built-in namespace. Next, the process of pickling in Python includes the process of pickling in Python includes object hierarchy into the byte stream. Next question है, what will be the output of the following Python code? क्या होगा आंसर बताइए। ऑप्शन 1 इज राइट। ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following operators has its associativity from right to left? प्रेसिडेंस पूछा गया है। प्रेसिडेंस क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स हैज इट्स एसोसिएटिविटी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट किसका होता है, एक्सपोनेंशियल का होता है, ठीक है, बाकी लेफ्ट से राइट होता है। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन।
क्या होगा आंसर इसका? 7 होगा। ठीक है, जिसका 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, कैसे काम चलेगा? सबसे पहले यहाँ पर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है? पेमडास होता है, PEMDAS, पैरेंथेसिस, उसके बाद एक्सपोनेंट। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा? 2⁵ इक्वल टू 32। ठीक है, यहाँ पर फ्लोर डिवीजन 10, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा। 4 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट is the process of organizing data in tables with the object of elimination redundancy and inconsistent dependency। सारा क्वेश्चन पाइथन का नहीं है, इसमें मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, सारा क्वेश्चन पाइथन का इसमें नहीं है। मैं कल कोशिश करूंगा कि कल क्वेश्चंस जो है आपको प्रॉपर पाइथन का दूं। ठीक है, is the process of organizing data in tables with the object of eliminating redundancy, तो इसको हम कहेंगे नॉर्मलाइजेशन, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिलेटिंग IP एड्रेस टू द इथरनेट एड्रेस। इथरनेट एड्रेस मतलब क्या हो गया? मैक एड्रेस हो गया, हार्डवेयर एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक है, रिलेटिंग IP एड्रेस टू इथरनेट एड्रेस, तो ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस कैन हैव मोर देन वन वैल्यू? Which of these can have more than one value? Multi-valued attribute. Next, which of the following are mandatory part of a complete personal computer system? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैंडेटरी पार्ट्स ऑफ द कंप्लीट पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द branch of artificial intelligence? Machine learning, option 1 is right. Next question. What are the benefits of blockchain technology? जितनी भी वर्चुअल करेंसीज हैं वो इसी पे वर्क करती हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैविंग नो हिडन फी, सिक्योरिटी, स्पीड, फ्रॉड कंट्रोल एंड एक्सेस लेवल्स, ऑल ऑफ दिस।
Option 4 is right, all of these. WAN helps in. WAN helps in. Option 2 is right. Connecting different branches of an organization within the city or in different cities. ठीक है, within the city and different cities. Next, which of the following मैन कहते हैं इसको, मैन कहते हैं जब विद इन द सिटी होता तब, यहाँ पर इन डिफरेंट सिटीज और सिटीज के अंदर के भी और बाहर के भी दोनों को कनेक्ट करता है कौन? मैन, वैन, ठीक है, सिटी के अंदर के भी और बाहर के भी, मतलब ये इंटरनेट हो गया, ये क्या हो गया? इंटरनेट हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ट्रू? Proxy server is the best option for catching heavy network loads. Network catching facilities the storage of user data in the network. Standalones are costly and required large-scale deployments. Which of the following statement is true? Proxy server is the best option for catching heavy network loads. ऐसा नहीं होता. Network catching facilities is the storage. ये गलत है. Proxy server is the best option for catching heavy network loads. ये भी गलत है. Standalones are costly and required large-scale deployments. Large-scale deployments. देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है, ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो ये है कि ये सारे स्टेटमेंट जो है प्रॉक्सी सर्वर के बारे में नहीं है, ठीक है, ये सारे अलग अलग स्टेटमेंट है, ठीक है, अलग अलग स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग स्टेटमेंट है। आपसे पूछा रहे हैं सही स्टेटमेंट क्या है। पहला कथन प्रॉक्सी सर्वर से जुड़ा हुआ है, दूसरा क्या है? नेटवर्क कैचिंग फैसिलिटी से जुड़ा हुआ है। तो नेटवर्क कैचिंग फैसिलिटी ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं होता जो स्टोर करता है, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर बेस्ट ऑप्शन फॉर कैचिंग हेवी नेटवर्क, ये भी गलत है। स्टैंड अलोन्स आर कॉस्टली एंड रिक्वायर लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट्स, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, ये सही है, ठीक है। स्टैंड अलोन्स आर कॉस्टली एंड रिक्वायर्ड लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट्स, ठीक है। ऑप्शन 3 इसमें राइट है।
देखिए, स्टैंड अलोन का मतलब होता है कि ऐसी जो डिवाइस जो सेपरेटली काम करता है, इंडिविजुअली काम करता है, उसको हम स्टैंड अलोन्स कहते हैं। चाहे वो कंप्यूटर हो सकता है, चाहे वो प्रिंटर हो सकता है, वो स्टैंड अलोन्स है। और उसके डिप्लॉयमेंट्स क्या है? उसके डिप्लॉयमेंट्स नीडफुल होता है, मतलब जरूरी होता है। ये किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। इंटेंडेड, डिजाइन्ड और एबल टू यूज टू फंक्शन अलोन और सेपरेटली। स्टैंड अलोन्स आर कॉस्टली एंड रिक्वायर्ड लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट्स। ठीक है, इसको देखते हैं इसको कल थोड़ा सा एक बार और इसको हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। हैमिंग कोड, ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट है सिक्योरिटी पॉलिसी इन जनरल विल नॉट मेंशन टू। A security policy in general will not mention to identify and determine what is to be protected. Security policy in general will not mention to update the policy. Option 3 is not mentioned. Next, which of the following is true about satellite multimedia broadcasting? Which of the following is true about satellite multimedia broadcasting? Is true, true. Satellite cannot transfer, satellite cannot transfer. Satellite transfer data in remote sites. Option 1 is right. Option 1 is right. Next question. Web server is computer system that delivers web pages, delivery news, provide option for those seeking real-time discussion, all of the above. Web server, केवल एक ही स्टेटमेंट सही है ना? केवल एक ही स्टेटमेंट सही है। कंप्यूटर सिस्टम दैट डिलीवर वेब पेजेस, वेब सर्वर का काम है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस? IoT device use the internet for collecting and sharing data. IoT device need microcontrollers. IoT devices use wireless technology. IoT devices are completely safe. None. Which is false? False पूछा गया है। फोर्थ स्टेटमेंट, IoT devices are not completely safe. ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? ये जो यहाँ पे टर्म लिखा गया है इसका फुल फॉर्म बताइए सभी लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ
सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, लार्ज एक्सेस नेटवर्क, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन 4 इज राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ वीकनेस इन अ सिस्टम और नेटवर्क इज नोन एज? व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ वीकनेस इन अ सिस्टम और नेटवर्क इज नोन एज? वैसे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस, मतलब ये तो क्लासेस के अलावा सेल्फ स्टडी में तो कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो? अपने अपने विचार रखिए। नहीं कर रहे हैं? जहां से भी कर रहे हो, कौन से बुक से, कहां से कर रहे हो, बताओ प्रैक्टिस। अरे इसके अलावा मैं पूछ रहा हूं। आप मुझे बताइए, ऐसा कोई मटेरियल आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया हुआ है, इससे हमारा काम बन जाएगा, ऐसा कोई है जो लग रहा हो कि हाँ इससे हो जाएगा? चलिए मैं समझ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं वल्नरेबिलिटी। क्या कहते हैं? वैसे ये फोर्थ ऑप्शन है, ये तो ये फिफ्थ है। ठीक है। वल्नरेबिलिटी कहते हैं वीकनेस इन अ सिस्टम और नेटवर्क इज नोन एज वल्नरेबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप भी बताइए। हमारा तो इस मामले में प्रयोग यही कह रहा है कि अगर कोई 50 क्वेश्चन बुक में डाला है किसी भी प्रैक्टिस सेट में, तो उसमें से 30-35 तो फालतू है, एकदम फालतू, मतलब ना ही उसका कोई तर्क, ना ही लॉजिक, कुछ भी कहीं से घूम फिर करके वहीं डाला गया है। किसी कोई वेबसाइट से, किसी को कहीं, मतलब कहीं से कहीं कुछ भी। ठीक है। इलॉजिकल टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है जो ऐसे डाल दिया है। आप लोगों ने किया होगा तो शायद आप लोग भी जानते ही होंगे। एक दिन मैंने आपके सामने
कुछ क्वेश्चंस मैं कल या परसों कराऊंगा, हो सकता है। 15 क्वेश्चन थोड़े ठीक से सेलेक्ट करने में जब मैं खुद बैठ बैठ के देख रहा था तो करीब करीब 3-4 घंटे समय लगाने पड़े थे। 3 घंटे तो मान ही के चलिए, जहां से कुछ निकल रहा था और ये लग रहा था कि एग्जाम ओरिएंटेड है। मतलब एग्जाम में ऐसा हो सकता है, हमने 3 घंटा लगा दिया। ये पहले की बात है, कुछ दिन पहले की बात है। यहां देखिए, द फिल इन द ब्लैंक is a hardware that identifies each node in a network uniquely। तो यहाँ पे each node in a network uniquely क्या है? ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल होगा, ऑप्शन 4 मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर्स कुड बी मेड बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ। एक आप लोगों को एक बात बताऊं, सर आप क्वेश्चन के आगे क्यों आ रहे हो? चलिए मैं हट गया। ऐसे डरा देते हैं आप लोग क्वेश्चन के आगे आने से भी। मैं कुछ बताने वाला था बट आप लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया मेरा, अब दिमाग कहीं और चला गया। अरे बता रहा हूँ, रुक तो जाइए। अब बताइए भी लिख रहे हैं तो इतने लोग लिख रहे हैं कि मैं उसी को देखने में फंस जा रहा हूं। अगर आप में से जिसको डर लगता हो, किससे डर लगता हो? 80 क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो 40-45 के लिए तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है। 40 to 45 क्वेश्चंस के लिए ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप में से 90% लोग बना लेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा मैं आप लोगों को रियलिटी बता रहा हूं। ओके, इसमें से 90% लोग ही 40 से 45 क्वेश्चन कर लेंगे, तो डरना तो नहीं है। ठीक है, अब करना क्या है? डर में नहीं रहना है। हाँ पक्का, लॉजिक में लॉजिक नहीं दे सकता ना, लॉजिक देना का समय नहीं है। आप लोगों ने जो किया है, जो समय लगाया है 40-45 क्वेश्चन में, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। अब उससे आगे करना है तो आप रिवीजन करिए। ठीक है, जिस टॉपिक में फंस रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा पढ़िए। ठीक है, जैसे ज्यादा डर लग रहा हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि 40 to 45 जो आप कर लेंगे। आगे के लिए थोड़ा आप आज से डेली 3-4 घंटे आप दीजिए। 3 to 4 आवर्स डेली आज से आप देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइक्रो कंप्यूटर कुड बी मेड बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन में ये रिवॉल्यूशन लाया जैक किल्वी एंड रॉबर्ट नोइस। ठीक है, ऑप्शन 1 इज राइट। ओके,
नेक्स्ट है, अ सिस्टम ऑफ कंकरेंटली प्रोसेसिंग प्रोग्राम सबमिटेड बाय डिफरेंट यूजर्स इज कॉल्ड। जावा से कितना क्वेश्चन रहेगा? जावा से क्वेश्चन अनुमानित है कि 3 क्वेश्चन रहेगा जावा से, 3। और 3 क्वेश्चन संभवतः जेडी के जेवीएम के इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है। जावा वर्चुअल मशीन, जावा डेवलपमेंट किट के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमेगा, जावा वाला क्वेश्चन। A system of concurrently processing programs submitted by different users is called multi-programming, multi-processing, multitasking. This is called multi-programming. क्या कहलाता है? Multi-programming कहलाता है। Submitted by different users, concurrently processing. This is called multi-programming. Which of the following is single-user computer with many features and good processing power? सिंगल यूजर कंप्यूटर के बारे में आपसे पूछा गया है। वर्क स्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क स्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आईबीएम माइक्रो कंप्यूटर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आईबीएम्स माइक्रो कंप्यूटर? ऑप्शन 3। नेक्स्ट, which of the following is most reliable, robust and has a very high processing power? It is used in network 2. Most reliable, robust and has a very high processing power. It is used in network 2. Mainframe, next, which of the following is not a transmission technology? फॉलोइंग नॉट ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट, पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ पे नैरो कास्ट नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, अ नेटवर्क ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, a network transmission technology where a data parcel is simultaneously transmitted to selected group of computers is called. Selected group means multicasting. Selected groups means multitasking. Next question है, a string is an immutable data type. It means that the contents of the string cannot be changed after it has been created. A string is a immutable data type. It means that the contents of the string cannot be changed after it has been created. Option 1 is right. किस क्वेश्चन का कह रहे थे चेक करने के लिए? 27 मेन फ्रेम होगा, बिल्कुल सही जवाब। ओके, इसी के साथ आज का क्वेश्चन ओवर हो गया। आप में से किसी को कोई जेन्युइन कंसर्न है
तो क्योंकि आज आगे अब कोई टॉपिक नहीं करेंगे, तो आप में से किसी का कोई जेन्युइन कंसर्न है तो उस पर बात कर सकता है। आप लोग कर सकते हैं हमसे किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। अगर कोई भी आप बात पूछना चाहते हैं तो वो लोग बने रहें। पीडीएफ मैं पहले सेंड कर देता हूँ, ठीक है। अभी रुक जाइए 1 सेकेंड। रुक जाइए, थोड़ी देर बाद आप लोग टाइप करिएगा। एक सेकेंड, ये जो पीडीएफ गया है ये नहीं है, ठीक है। ये जो पीडीएफ गया है अनमार्क्ड पीडीएफ है, ठीक है, अनमार्क्ड है। अभी जो पीडीएफ हमने शेयर किया है, पहले तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से। पहले जल्दी से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। एंड देयर इज नो पर्सनल कम्युनिकेशन इन चैट बॉक्स, ठीक है। जो पर्सनल कम्युनिकेशन करेगा वो बिना कहे ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर बाद में मेल लिखते रहिएगा, मेल करने से कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं आपको बताता हूं, कि वो अंतिम दिन तक डरते रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस उनको आता होगा और डर के छोड़ देंगे, वो पढ़ेंगे नहीं, देख के डर जाएंगे। तो इससे बचिए, थोड़ा सा अपना दिमाग ठीक रखिए आने वाले दिनों में। और ये एग्ज़ाम पहली बार बीपीएससी ले रहा है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि जब कोई एग्ज़ाम पहली बार होता है और जिसका बहुत बड़ा भौकाल मचा हो कि नहीं ऐसे होगा वैसे होगा, उसमें पेपर का लेवल जो होगा आपके पीजीटी के लेवल पे अन्य राज्यों को देखते हुए वो ऐसा रहेगा कि अगर आपने ईमानदारी से इतने दिनों तक क्लास का छोड़ दीजिए, आपने 2 घंटा 3 घंटा डेली पढ़ा या नहीं पढ़ा है। अगर आपने 2-3 घंटा डेली नहीं पढ़ा है तब तो आप डर सकते हैं। अगर आपने 2-3 घंटा डेली पढ़ा है, मतलब आज 48th डे है इस क्लास का,
48वां दिन था इस क्लास का, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। 48वें दिन के आज के क्लास में आपने क्लास में पढ़ा, यूट्यूब पे भी 1 घंटा आप जुड़े हुए हैं, पढ़ ही रहे हैं। अगर आप 2-3 घंटा आप पढ़े होंगे तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या पढ़े, इट डजंट मैटर। 2-3 घंटा क्या आपने डेडिकेशन से पढ़ा है तो बस कोई समस्या नहीं होगी। 2-3 घंटा कॉन्सिस्टेंटली, 6 घंटे 8 घंटे पे तो मैं बिलीव नहीं करता हूं, ठीक है। वो तो बस कहने वाली बात है और एग्जाम में पता चलेगा। 8 घंटे और 6 घंटे और 10 घंटे का कोई बिलीव मुझे आज तक नहीं हुआ। ये जरूर है कि आदमी 12 घंटे काम कर सकता है, दिस इज माई वर्क, तो मैं 7-8 घंटे काम कर रहा हूं, मतलब 7-8 घंटे तो लाइव, और हो सकता है 8 घंटे में और काम कर रहा हूं, हो सकता है 14-15 घंटे डेली में काम कर रहा हूं लगातार कई दिनों से, लगभग 2.5-3 महीनों से। लेकिन कोई ये बोले कि कोई पढ़ ले 15 घंटे, वो पॉसिबल इतना आसान नहीं हो जाता। डेली एक दिन कर लेगा, दूसरे दिन सर दर्द करेगा, तीसरे दिन किसी के साथ घूमने चला जाएगा, चौथे दिन किसी का जन्मदिन आ जाएगा। लगातार 14 घंटे बहुत मुश्किल है। 3 घंटा क्लास मतलब 1 घंटा यूट्यूब, 2 घंटा ये क्लास, 3 घंटा, और 3 घंटा आप अपना पढ़े हो। अगर इसको मिला के आप 6 घंटा कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। और एक बात मैं बताता हूं और आप लोगों को, क्योंकि अब तो समय एग्जाम का करीब आ रहा है, आप लोगों की लड़ाई पता है किससे है? आप लोगों की लड़ाई पूरे बिहार में केवल आप लोग जो अभी हैं, यही लोग आपस में लड़ाई लड़ने वाले हैं। सारी लड़ाई जो होगी ये आपस में है, इसलिए प्रेम बना रहे, इसलिए लड़ाई मत करना आप लोग। एग्जाम में लड़ाई जरूर करना, क्वेश्चन पेपर पे, आंसर पे। क्योंकि आप सोच रहे हैं ना कि जिससे आपको लड़ना है वो एक काल्पनिक दुनिया है। सच्चाई की दुनिया यही है कि जो लड़ने वाले हैं वो यहीं पे है। जितने लड़ने वाले हैं, अब इतना मैंने बता दिया, इतना बात कोई बताता है क्या? इतना बात कोई नहीं बताता है। सब इस चक्कर में पड़े हैं कि यहां पर कितने हैं, यहां पर इतने ही हैं जिसके बीच में आपस में लड़ाई होगी, और ऊपर के सूची में उसी में से लोग रहेंगे, उतने ही लोग हैं यहां पे। तो चलिए, बाय बाय एवरीवन। आप लोगों के लिए क्वेश्चंस मैं तैयार कर रहा हूं, ठीक है, जिससे आपकी कुछ कंफ्यूजन्स दूर होंगे, जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है ड्यूरिंग द सेशंस, ठीक है। और ड्यूरिंग द सेशंस जो कंफ्यूजन्स क्रिएट हुए हैं जिन जिन पॉइंट पे, कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्न हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, वो एक तरीके से मैं एक संभावित क्वेश्चंस कुछ तैयार कर रहा हूं, वो आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, सबको प्रोवाइड किया जाएगा, हर जगह ओपन प्लेटफॉर्म पे भी, यूट्यूब से लेके क्लासेस हर जगह दिया जाएगा, वो सबको दिया जाएगा, क्योंकि जो हमसे कनेक्ट है उन सब के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। और हमसे वही कनेक्ट है जो हमारे स्टूडेंट है पिछले 3 महीनों से, नहीं तो कोई कनेक्ट नहीं है हमसे।
हमने इसलिए कहा लड़ाई है क्योंकि सीरियस कैंडिडेट्स जो होते हैं ना वो लगातार रहते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि जो लोग 3 महीने से लगातार हैं वो सीरियस हैं, तो एक आइडिया लग जाता है ना कि आपस में, आपकी ही आपस में क्या है, एग्जाम में सीरियस कैंडिडेट्स में आपकी बहुलता है, मतलब मेजोरिटी है, क्योंकि हमारे साथ स्टूडेंट्स काफी संख्या में जुड़े हुए हैं। और काफी संख्या काफी नहीं है, संख्या वो 3, 3.5, 4 हजार के आसपास की है, लेकिन वो सीरियस है, कॉन्सिस्टेंट है, लगातार है। सीरियस कैंडिडेट का नाम लें। अब नाम ऐसे देख के मुझे याद आता है, ऐसे टिप्स पे नहीं है ना कि एक एक करके नाम ले लूं मैं। उन सब में से 1500 लोग सीरियस है, मतलब 1500 लोग काफी सीरियस हैं। 1500 कुछ लोग हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट है, अरे हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे। उनमें से भी कुछ लोगों का रिजल्ट होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। चलिए, तो ये जरूरी होता है, कभी कभी कुछ लोग को जरूर लगता होगा कि सर देखिए कभी कभी माहौल इतना गर्म हो जाता है ना, इतना ज्यादा, मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको थोड़ा इजी करना भी बहुत जरूरी होता है अपनी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो हमने वही काम किया जो कहीं ना कहीं आपको एक सही दिशा में ले जाएगा। ठीक है, और अभी आज मैंने कोई क्लास बंद किया नहीं है, स्टिल क्लास इज गोइंग ऑन। तो इसलिए आप लास्ट तक हंसते मुस्कुराते हुए जाएंगे, लास्ट तक आपको कोई समस्या नहीं होगा। लास्ट तक इतना कर दिया जाएगा कि हंसते मुस्कुराते जाएंगे और एग्जाम के दिन आप हमें याद करेंगे। तो इतना दिन विश्वास किया तो थोड़े दिन और विश्वास कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि 100% तो टॉपर को भी नहीं आता, ये तो पता है ना आपको। तो मैं कोई टॉपर तो हूं नहीं इस एग्जाम का, तो 100% टॉपर को नहीं आता, लेकिन हाँ, जिसको अगर कायदे से निगेटिव मार्क छांट करके 60-65% मार्क्स आ गया, वो इस एग्जाम में सेलेक्टेड उम्मीदवार है। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। निगेटिव काट के अगर 65% मार्क्स इसका आ गया, 65%, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आफ्टर नेगेटिव मार्क्स जो ला दिया, ठीक है, और जो 75% ला दिया, वही एक एग्जाम का टॉपर है। ठीक है, और अभी कहना तो बहुत जल्दीबाजी होगी, लेकिन वो भी आपके बीच का ही कोई होगा। ठीक है, आपके बीच का ही होगा, और नाम मैं अभी नहीं लूंगा क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा कोई व्यक्ति। Okay then, bye bye everyone. Take care and do your best.